क्योंकि वित्त आयोग की टीम दिल्ली से आई हुई है और आज उत्तर प्रदेश सरकार अपने परफॉर्मेंस को, जो पिछले 8 साल का परफॉर्मेंस है या ये कहें कि पिछले साल का जो परफॉर्मेंस है वो वित्त आयोग से शेयर करेगी। उसके बाद से वित्त आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी लोक भवन में रखी गई है। तो जिस तरह से योगी सरकार बार बार 1 ट्रिलियन इकानमी की अर्थव्यवस्था की बात करती है कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को हम 1 ट्रिलियन इकानमी बनाएंगे, जैसे बजट का बंटवारा होता है, कैसे क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, इन सारे बिंदुओं पे उत्तर प्रदेश की जो बूम होती अर्थव्यवस्था है उसको लेकर के वित्त आयोग से उत्तर प्रदेश सरकार आज शेयर करेगी और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि 5 ट्रिलियन इकानमी की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य जो पीएम मोदी ने देश के लिए रखा है और 1 ट्रिलियन इकानमी की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य उत्तर प्रदेश के लिए जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने रखा है, उसको लेकर वित्त आयोग के साथ एक आपसी सामंजस्य, कोऑर्डिनेशन और एक दूसरे के बीच में वो बातचीत होंगे, जिसमें एक दूसरे की जानकारियां शेयर की जाएंगी कि विभागों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, बंटवारा है बजट का, वो हम कैसे करते हैं और कैसे हमारी अर्थव्यवस्था बूम हो रही है जी। वहीं लखनऊ की दूसरी खबर की बात कर लें तो एक दर्दनाक हादसा यहाँ पे देखने को मिला। एक महिला जो स्वयं कार चला रही थी, जहाँ पे भीड़ थी, भीड़ को रौंदते हुए वो निकल गई और वहाँ पे एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई और 7 से 8 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि इस तरह के जो हादसे देखने को मिल रहे हैं आए दिन, कभी गोसाईगंज में, कभी लखनऊ पास शहर में, तो ये थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। लोगों को ड्राइविंग सेंस नहीं पता है। हमें अगर ड्राइविंग नहीं आती है तो नहीं निकलना चाहिए भीड़ भाड़ वाली जगहों पे। तो ये एक दुखद बड़ा हादसा रहा। वहीं हम बात कर लें अयोध्या की, तो रामनगरी में जिस तरह से भव्य आयोजन की तैयारियां चल रही हैं और कल 5 तारीख को जिस तरह से वहां पे भव्य आयोजन हो रहा है, उसको लेकर सारे भक्तों की भीड़, अयोध्या में दर्शन करने वालों की भीड़, जो भी, क्योंकि 500 साल के लंबे इंतजार के बाद जिस तरह से भव्य राम मंदिर का वहाँ निर्माण हुआ और अब मंदिर निर्माण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, 5 राम दरबार के साथ साथ 5 मूर्तियाँ प्रतिष्ठापित हो गई हैं। तो कल सीएम योगी आदित्यनाथ का चूंकि जन्मदिन भी है, वो अयोध्या में रहेंगे और पूरे कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। तो अयोध्या की भव्य तैयारियां शुरू हैं, वहां पे तमाम कार्यक्रम चल रहे हैं और कल का कार्यक्रम बेहद खास होने जा रहा है उत्तर प्रदेश वासियों के लिए, अयोध्या वासियों के लिए। जी भारती, बिल्कुल। राघवेंद्र, आपके पास वापस लौटूंगी। ईशा, आपके पास आते हुए अगर मैं पंजाब हरियाणा की बात करूं तो क्या कुछ बड़ी खबर है? जी देखिए, इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है, पंजाब के डीजीपी गौरव यादव की तरफ से जानकारी दी गई है कि मोहाली के रूपनगर से एक युवक की गिरफ्तारी हुई है जासूसी करने के मामले में। और जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बाद जासूसों की धरपकड़ जारी है जो पाकिस्तान के लिए जासूसी करते नजर आ रहे हैं, जिस युवक की गिरफ्तारी हुई है उसका नाम जसवीर सिंह बताया जा रहा है और ज्योति मल्होत्रा के साथ भी उसके कनेक्शन थे। ज्योति मल्होत्रा को भी जिस तरीके से हरियाणा से गिरफ्तार किया गया था बीते दिनों, और इस वक्त वो न्यायिक हिरासत में पाकिस्तान के लिए वो जासूसी कर रही थी। और जसवीर सिंह भी यूट्यूब चैनल चलाता था जान महल के नाम से। तो अभी पुलिस की तरफ से मामला दर्ज कर दिया गया है और इसकी छानबीन की जा रही है। और आज की जो सबसे बड़ी खबर राजनीतिक गलियारों की बात से करें तो राहुल गांधी जो लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, सांसद हैं, वो देखिए 1 दिवसीय चंडीगढ़ दौरे पर पहुंच रहे हैं। 11 बजे चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहुंचेंगे, 12 बजे चंडीगढ़ स्थित हरियाणा कांग्रेस कार्यालय में पहुंचने वाले हैं। 2 बैठकें उनकी तरफ से ली जाएगी। यहाँ पर तस्वीरें आपको साझा करने की मैं पूरी कोशिश करूंगी क्योंकि यहाँ पर मीडिया को भी अनुमति नहीं है आगे जाने की। ये हरियाणा स्थित चंडीगढ़ स्थित हरियाणा कांग्रेस कार्यालय है, यहीं पर राहुल गांधी थोड़ी देर में पहुंचेंगे। फिलहाल मीडिया को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। और राहुल गांधी की अगर बात करें तो पहली बार इस दफ्तर में वो पहुंच रहे हैं और हरियाणा कांग्रेस में जो गुटबाजी है वो किसी से छुपी नहीं है। और ऐसे में अब राहुल गांधी यहाँ पर पहुंच रहे हैं संगठन को किस तरीके से बनाया जाए, क्योंकि हरियाणा की अगर बात करें तो 11 साल से अभी तक संगठन नहीं बना है। चुनाव के 7 महीने बीत गए हैं, नेता प्रतिपक्ष अभी तक चुना नहीं गया है। राय एक एक करके सभी विधायकों से ली गई थी, लेकिन उसके बावजूद नेता प्रतिपक्ष यहाँ पर चुना नहीं गया है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि 12 बजे जो बैठक होगी उस बैठक में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, साथ ही साथ रणदीप सिंह सुरजेवाला की बात करें, राजस्थान से राज्यसभा सांसद हैं, कुमारी शैलजा
हरियाणा के सिरसा से लोकसभा सांसद है, इनका अपना गुट है। कैप्टन अजय यादव की बात करें, पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, उनका अपना गुट है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का अपना गुट है। सभी एक साथ इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं और राहुल गांधी 12 बजे के करीब देखिए यहाँ पर पहुंचेंगे। पहली बैठक उनकी तरफ से यहाँ पर ली जाएगी। तमाम जो बड़े शीर्ष नेतृत्व हैं, हरियाणा कांग्रेस के नेता हैं, वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो सांसद है रोहतक से, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे भी हैं, वो भी इसमें रहेंगे। लेकिन गुटबाजी की अगर बात करें तो गुटबाजी किसी से छिपी नहीं है। गुटबाजी के चलते ही सत्ता हाथ से आते आते निकल गई, खिसक गई। इस बार जो चुनाव हुए थे हरियाणा विधानसभा, उसमें तो अब यहाँ पर राहुल गांधी पहुंच रहे हैं। बीते कल मध्य प्रदेश में राहुल गांधी पहुंचे थे और जिस तरीके से उन्होंने लगातार कांग्रेस के नेताओं पर ही कटाक्ष कसा था, तो ऐसे में माना जा रहा है कि जो गुटबाजी लगातार अपने चरम पर है, किसी से छिपी नहीं है, तो एक साथ नेताओं को बिठाकर वो बातचीत भी करेंगे। और दोपहर 3 बजे की अगर बात करें तो जो पर्यवेक्षक नियुक्त यहाँ पर किए गए हैं जिला वाइज, उनके साथ वो बैठक करेंगे और उसके बाद देखना होगा कि जिला अध्यक्ष चुने जाते हैं तो कब तक चुने जाते हैं। राहुल गांधी की तरफ से देखिए, अहमदाबाद अधिवेशन में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया था कि जिला अध्यक्षों को पावर दिया जाएगा, तो उसी के तहत ये बैठक यहाँ पर हो रही है। और अहमदाबाद अधिवेशन में ही ये निर्णय लिया गया था कि साल 2025 में कांग्रेस कहीं ना कहीं संगठन को गठित करेगी और 2025 का जो साल है वो कांग्रेस के लिहाज से संगठन के लिए होगा। और इसी लिहाज से यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, क्योंकि मीडिया को अंदर जाने की अनुमति नहीं। एक बार फिर से तस्वीरें आपसे साझा करवा देते हैं। पहली बार इस कार्यालय में पहुंच रहे हैं राहुल गांधी, थोड़ी ही देर में यहाँ पर पहुंचेंगे। जो नेता हैं, विधायक हैं, वो पहुंचना शुरू हो चुके हैं और इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है राहुल गांधी का। 12 बजे के करीब पहली बैठक होगी। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि राहुल गांधी यहाँ पर जरूर पहुंच रहे हैं। चुनाव प्रचार भी उन्होंने किया था हरियाणा विधानसभा चुनाव में, लेकिन गुटबाजी थमी नहीं थी, अपने चरम पर इस वक्त पहुंच चुकी है। तो ऐसे में जो आज की बैठक भी होती है, उसमें क्या गुटबाजी थमती है या नहीं, इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेगी। जी बिल्कुल ईशा, देखिए जिला अध्यक्षों के लिए भी क्या बड़ा तोहफा राहुल गांधी यहाँ पर ला रहे हैं, इसी पर भी नजरें जो है वो बनी रहेंगी। आपके पास वापस लौटूंगी राघवेंद्र, आपके पास आते हुए देखिए, आपने कहा कि यूपी में इकोनॉमिक बूम जो है वो देखने को मिल रहा है। अगर मैं बात करूं कि इस इकोनॉमिक बूम का असर आम लोगों पर किस तरीके से पड़ेगा, उस पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल भारती, अगर आम लोगों पे इसके असर की बात कर लें तो जिस तरह से ब्लैक मनी पे रोक लगाने का काम सरकार द्वारा किया गया, जिस तरह की फिजूल खर्ची पे रोक लगाने का काम किया गया, वही कारण है कि उत्तर प्रदेश में आज उस तरह की महंगाई देखने को नहीं मिले जिस अनुपात में लोगों को वेतन आयोग में वृद्धि की गई। इसके अलावा महंगाई भत्ता बढ़ाया गया। और बाजार की बात कर लें तो जिस तरह से गरीबों को आज भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा दोनों तरफ से जिस तरह से राशन मुहैया कराए गए, गरीबों को जो एक ज़रूरतमंद लोग थे उनके लिए जो डेली दिनचर्या की चीज़ें थी वो मुहैया कराया गया ताकि उनके ऊपर कोई आर्थिक बोझ न पड़े, इसको ध्यान में रखते हुए और जिस तरह से फिजूल खर्ची खास करके उत्तर प्रदेश सरकार ने रोका, भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस चलाया, वो प्रदेश की अर्थव्यवस्था को अचानक ऊंचाइयों पे ले गया। और जब प्रदेश की अर्थव्यवस्था बढ़ी तो सीधी सी बात है, जितने यहाँ रोजगार मुहैया कराए गए, जिस तरह से धार्मिक पर्यटन पे काम किया गया, एमएसएमई पे जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा काम किया गया, ओडीओपी के माध्यम से हर जिला हर उत्पाद के माध्यम से जिले में ही लोगों को जिस तरह से रोजगार दिया गया, ईज ऑफ डूइंग में एक लंबी छलांग उत्तर प्रदेश जिस तरह से लगाया। इसके साथ साथ यहाँ पे जिस तरह से मुद्रा लोन 0% ब्याज पे लोगों को दिए गए कि आप अपना स्वरोजगार खुद अपने जिले पे अपने घर पे कर सकते हैं, उस तरह से लोगों की अर्थव्यवस्था में बहुत सुधार देखने को मिला। और वही कारण है कि आज वो नागरिक जिसे नौकरी नहीं मिली है वो स्वरोजगार में जुड़ा हुआ है या एमएसएमई के माध्यम से अपने रोजगार को कर रहा है, ओडीओपी में जुड़ा हुआ है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि सरकार ने विकास की जो एक खाका खींची, प्रदेश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए जो खाका खींचा, उसी का देन है कि आज यहाँ का नागरिक भी आर्थिक रूप से संबल है, मजबूत है और उसे पैसे के लिए परेशान नहीं होना पड़ रहा है, उसके परिवार की दिनचर्या आसानी से चल रही है। जी भारती। ठीक है राघवेंद्र, आपके पास वापस लौटूंगी। ईशा, आपके पास आते हुए, क्योंकि देखिए आपकी वहां पर मौजूदगी है ग्राउंड जीरो पर, आप क्या कुछ तैयारियां जो है वो देख रही हैं और इसी के साथ साथ कौन कौन से बड़े नेता हैं जो इस लिस्ट में शामिल हैं यहाँ पर जो आएंगे राहुल गांधी का स्वागत करने के लिए?
देखिए, सबसे पहले राहुल गांधी चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहुंचेंगे 11 बजे के करीब और वहीं पर जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं उनका स्वागत करेंगे। रणदीप सिंह सुरजेवाला की बात करें, वो साथ में मौजूद रहेंगे। राज्यसभा सांसद है राजस्थान से, साथ ही साथ कांग्रेस के महासचिव है केसी वेणुगोपाल भी देखिए उनकी चर्चा है कि वो भी यहां पर पहुंचने वाले हैं। इसके अलावा कुमारी शैलजा की बात करें, हरियाणा के सिरसा से लोकसभा सांसद हैं, कांग्रेस महासचिव हैं। इसके अलावा हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी उनके स्वागत के लिए पहुंचेंगे। लोकसभा सांसद हरियाणा से दीपेंद्र सिंह हुड्डा वो भी पहुंचेंगे उनके स्वागत के लिए। कैप्टन अजय यादव की बात करें, वो वहां पर मौजूद रहेंगे। बीके हरिप्रसाद जो कि हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी हैं, वो भी मौजूद रहेंगे। और जो कांग्रेस के प्रधान हैं हरियाणा से उदय भान, उनके स्वागत के लिए मौजूद रहेंगे। लेकिन देखिए, ये सभी एक साथ तो मौजूद रहेंगे, लेकिन गुटबाजी किसी से छिपी नहीं है। हरियाणा में कांग्रेस नेताओं की गुटबाजी के चलते ही ना तो यहाँ पर संगठन बन पाया, ना तो नेता प्रतिपक्ष यहाँ पर चुना गया, और ना ही यहाँ पर 3 साल से कांग्रेस सत्ता में काबिज हो पाई है। और यही वजह है कि राहुल गांधी अब यहाँ पर पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश की कल अगर बात करें तो वो अहम इसलिए भी हो जाती है कि मध्य प्रदेश में राहुल गांधी ने जिस तरीके से संबोधित वहां पर नेताओं को किया, तो उस दौरान उन्होंने साफ तौर से कटाक्ष कसा है कि कांग्रेस के भीतर ही कई ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस को हराने में लगे होते हैं, उन्हें चिन्हित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हरियाणा कांग्रेस की जो गुटबाजी है किसी से छुपी नहीं है। यहाँ पर राहुल गांधी ज़रूर पहुँचेंगे, एक मंच पर ये सभी नेता मौजूद रहेंगे। अब देखिए, यहाँ पर गुटबाजी तो अपने चरम पर हैं, गुटों में विधायक भी यहाँ पर बटे हुए हैं। एक गुट है यहाँ पर कुमारी शैलजा का, विधायकों का, हालांकि सांसद है कुमारी शैलजा, लेकिन जो यहाँ पर कुछ विधायक हैं वो उनके गुट के हैं। अगर हम बात करें भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, उनका अपना गुट है जो चाहता है कि नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चुना जाए। तो ऐसे में इस गुटबाजी को किस तरीके से खत्म करें, और कहीं ना कहीं राहुल गांधी भी चाहते हैं कि अब एक युवा फौज यहाँ पर खड़ी की जाए। और यही वजह है कि राहुल गांधी ने ये फैसला लिया है कि जिला अध्यक्षों को पावर दी जाएगी। जो बड़े नेता हैं, जो कुर्सी के साथ चिपके हुए हैं, जो दूसरे छोटे नेताओं को आगे बढ़ने नहीं देते हैं, जो गुटबाजी के चलते कई ऐसे नेता हैं जो छोड़ चुके हैं कांग्रेस, उन्हें वापस किस तरीके से लाया जाए, जो कांग्रेस में जो फेरबदल है उसे किस तरीके से किया जाए, उस सब में इस वक्त जुटे हैं राहुल गांधी। और राहुल गांधी देखिए पहली बार चंडीगढ़ हरियाणा कांग्रेस कार्यालय में यहाँ पहुंचेंगे। संगठन को लेकर कांग्रेस के लिए ये साल महत्वपूर्ण, 2025 का साल संगठन के लिए रखा गया है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि 11 साल से जो संगठन हरियाणा में नहीं है कांग्रेस का, वो बनेगा। अब यहाँ पर जो चर्चा रहेगी बैठक में, वो देखने वाला रहेगा कि जो गुटबाजी एक दूसरे के खिलाफ जो बयानबाजी भी करते नेता नजर आते हैं, वो एक साथ बैठक में मौजूद रहेंगे। कोशिश करेंगे देखिए तस्वीरें आपको यहाँ से दिखाने की कि यहाँ पर किस तरीके की तैयारी चल रही है। यहाँ की मीडिया को यहाँ पर दूर रखा गया है, फिर भी आपको तस्वीरें यहाँ पर साझा करना चाहेंगे। ये हरियाणा कांग्रेस कार्यालय है चंडीगढ़ स्थित, और यहीं पर राहुल गांधी थोड़ी ही देर में पहुँचेंगे। और यहाँ पर राहुल गांधी की तरफ से पहले 12 बजे बैठक ली जाएगी कांग्रेस के शीर्ष नेताओं की, और उसके बाद 3 बजे जो पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं हरियाणा में जिला स्तर पर, उनके साथ वो बैठक करेंगे। तो महत्वपूर्ण ये बैठक, उससे पहले आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो तमाम यहाँ पर कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो पहुंच रहे हैं जी। और क्योंकि मीडिया को दूर रखा गया है इस बैठक से, तो ऐसे में बाहर से ही हम आपको ये तस्वीरें दूर से दिखा सकते हैं। और इंतजार भी किया जा रहा है राहुल गांधी का कि वो यहाँ पर पहुंचते हैं तो क्या मध्य प्रदेश में जिस तरीके के कल उनके तेवर थे, क्या उसी तरीके के तेवर आज भी देखने को मिलते हैं, ये यहाँ पर महत्वपूर्ण रहेगा। क्योंकि मध्य प्रदेश और राजस्थान की बात करें, वहाँ पर नेताओं में गुटबाजी तो है, लेकिन जितनी हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी है उतनी कहीं नहीं है। तो ऐसे में आज का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण हरियाणा कांग्रेस के लिहाज से। जी चलिए ठीक है ईशा, आपके पास वापस लौटूंगी। राघवेंद्र देखिए, एक खबर जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं वो है राम मंदिर की दूसरी बार प्राण प्रतिष्ठा। इसके पीछे की वजह आप क्या मानते हैं? बिल्कुल भारतीय, चूंकि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जब पहली बार 22 जनवरी को हुई तो उस समय पूरा मंदिर बनकर तैयार नहीं था, एक फ्लोर ही बन पाया था। उस फ्लोर में जो बाल्यकाल का रूप था भगवान प्रभु श्री राम का, वो मूर्ति स्थापित की गई थी, उसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। अब 5 फ्लोर सभी मंदिर बनकर तैयार हैं और सारी मूर्तियां भी अब स्थापित हो गई हैं, और जो राम दरबार है वो भी स्थापित हो गया। और कल उसका विधि विधान के साथ, अनुष्ठान के साथ
पूजा पाठ होगा। तो कहा जा सकता है कि एक 500 साल की लंबे इंतजार के बाद से जो मंदिर बन रही है, वो मंदिर का निर्माण कार्य अब पूरा हो चुका है और वो अब इसके बाद से पूरे भक्तों के लिए अब 5 दरवाजे मंदिर के खुले रहेंगे। हर फ्लोर पे आकर के आदमी दर्शन कर सकता है। इतना ही नहीं, उसमें एक जानकारी और है कि नवंबर में पीएम मोदी का कार्यक्रम लगेगा और जो पताखा लगाने वाली बात है, उस समय पताखा लगाया जाएगा। तो उसके बाद से ये मान लिया जाएगा, पताखा लगने के बाद से, कि राम मंदिर का निर्माण कार्य अब पूरा हुआ और सारे मंदिर के दरवाजे, जितने कपाट होंगे, वो सभी जो भी दर्शनार्थी होंगे, जो भक्त होंगे प्रभु श्री राम के, उनके लिए खोल दिए जाएंगे और सारे लोग आसानी से दर्शन कर सकेंगे। तो एक जो मंदिर बनने के पीछे जो एक लेड था, जैसे सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज भी कांग्रेस पे कटाक्ष बोला, हमला बोला कि इनको मंदिर जाने में सांप्रदायिकता नज़र आती है, और विपक्षी पार्टियों पे भी हमला बोला कि जो भी यहाँ पे राजनीतिक दल थे जो सत्ता में रहे, अयोध्या को विकास से कोसों दूर रखे, अयोध्या को अछूत बना कर रखा था। जब हमारी सरकार बनी तो उसके बाद से अयोध्या में एक विकास की नई गाथा लिखी गई। अयोध्या की सड़कों का चौड़ीकरण हुआ, वहाँ पे नए नए पार्क बने, एयरपोर्ट बने, वहाँ का रेलवे का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको मजबूत किया गया। तो एक तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ विपक्षी पार्टियों पे, कांग्रेस पे, सपा पे, बसपा पे भी हमलावर दिखे, क्योंकि और योगी आदित्यनाथ के लिए बहुत खास भी है राम मंदिर, क्योंकि जो नाथ संप्रदाय है जिसके वो महंत हैं गोरखपुर पीठ से, उस गोरखनाथ पीठ का राम मंदिर आंदोलन से बहुत पुराना नाता रहा है। चाहे हम दिग्विजय नाथ जी की बात कर लें या महंत अवैधनाथ जी की बात कर लें, ये लोग अगुवाई करते थे राम मंदिर आंदोलन की। और आज उसी नाथ संप्रदाय का कि जो अगुवाई करता था आंदोलन का एक महंत उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है, जो खुद ही अनुष्ठानों में जाता है, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाता है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए एक व्यक्तिगत खुशी या उल्लास की भी बात है, और वो पूरी तन्मयता के साथ, शायद उतना कोई भी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री या कोई नेता अयोध्या नहीं गया होगा जितना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गए। वहाँ के विकास कार्यों की हमेशा समीक्षा करना, वहाँ के यमुना के नदियों की सफाई की समीक्षा करना, वहाँ के जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं और करोड़ों करोड़ों की सौगात देना। छोटा सा सवाल मेरा यहाँ पर है, जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, आपने विपक्ष का जिक्र किया, अब जब दोबारा प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो विपक्ष का क्या रुख देख रहे हैं? बिल्कुल, भारतीय विपक्ष उस समय भी बार बार कहता था कि ये बीजेपी का कार्यक्रम है। हालांकि बीजेपी इसे कहती है कि बीजेपी का कौन नेता शामिल था ये तो बताइए, क्योंकि उसमें पीएम मोदी आए थे और इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ थे या कुछ राज्यों के सीएम थे, पार्टी कार्यकर्ता नहीं थे या भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं था। तो आरोप प्रत्यारोप उसमें लगते रहते हैं। लेकिन आज भी योगी आदित्यनाथ उसी रूप में हमलावर है कि आप दर्शन करने कब जाएंगे, अब तो जाइए दर्शन कर लीजिए। चाहे राहुल गांधी की बात कर लें या प्रियंका गांधी की बात कर लें। हालांकि देखिए, माइनॉरिटी वोटों का जो एक लालच है वो कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं अयोध्या राम मंदिर दर्शन करने से या अयोध्या जाने से जरूर रोकता है, क्योंकि उनको माइनॉरिटी वोटों का ख्याल रखना पड़ता है। और इसीलिए अयोध्या में जिस तरह से कार सेवकों पे गोली बिल्कुल, इतिहास बड़ा पुराना है। राघवेंद्र, वापस लौटूंगी आपके पास। ईशा, देखिए, क्योंकि आप पल पल के अपडेट ग्राउंड जीरो की तो दे रही हैं, लेकिन अब मैं थोड़ा सा उस पर नजर डालना चाहूंगी जिसकी बात आपने शुरुआत में की थी, संदिग्धों की धरपकड़ को लेकर। देखिए, जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसके बाद से लगातार एक्शन मोड में जो है वो हमारी केंद्र सरकार हो या फिर हमारी सेना हो या फिर हमारी फोर्स, सब लोग जो है वो अलर्ट मोड में नजर आते हैं और काफी बड़ी संख्या में धरपकड़ हुई है। लेकिन पंजाब और हरियाणा से संदिग्धों की जो धरपकड़ हुई है वो बहुत बड़ी मात्रा में हुई है। क्या लगता है आपको, एक हुजूम जो है वो यहां पर नजर आता है, एक पॉइंट जो है वो गढ़ लिया गया है? बिल्कुल, देखिए, राजस्थान के जैसलमेर की भी अगर बात करें तो वहां से एक सरकारी अधिकारी की भी गिरफ्तारी हुई है जो कि पाकिस्तान के लिए जासूसी करता था। तो ऐसे में कई नाम के यहाँ पर खुलासे हो रहे हैं जो पाकिस्तान के लिए जासूसी करते नजर आ रहे थे। एक नाम आज फिर से जुड़ा है। अगर हम बात करें पंजाब के रूपनगर की, वहाँ से एक युवक की गिरफ्तारी हुई है, जसवीर सिंह उसका नाम बताया जा रहा है, और उसके कनेक्शन ज्योति मल्होत्रा के साथ भी थे। जिस तरीके से ज्योति को भी हरियाणा से गिरफ्तार किया गया है, इस वक्त वो न्यायिक हिरासत में हैं और लगातार यहाँ पर जांच पड़ताल की जा रही थी।
कि ज्योति के किस किस के साथ कनेक्शन है। और जसवीर सिंह जिसे आज पकड़ा गया है रूपनगर से, उसको लेकर पंजाब के डीजीपी की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि जब ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी हुई थी उसके बाद इस युवक ने अपनी जो पहचान है उसे मिटाने की कोशिश की थी। यूट्यूबर है देखिए ये जसवीर सिंह, और यूट्यूब चैनल चलाता है जान महल के नाम से। तो ऐसे में ये भी पता चल पाया है कि जो पाक की जो खुफिया एजेंसी है आईएसआई या आतंकी संगठन, उसके लिए ये काम कर रहा था। जांच पड़ताल यहाँ पर की जा रही है, उसके फ़ोन को खंगाला जा रहा है। और ये ज़रूर पता चल पाया है कि अभी तक जांच पड़ताल में पाकिस्तान नेशनल डे जो बनाया गया था दिल्ली में, वहाँ पर वो दानिश के कहने पर पहुँचा था। पाकिस्तान के उच्चायोग अधिकारी के तौर पर देखिए दानिश फर्जी तौर पर कार्यरत था दिल्ली में। उसे जासूसी के चलते यहाँ से भारत की तरफ से उसे वापस यहाँ से भेज दिया गया था। और ऐसे में अब उस दानिश के साथ कई लोगों के संपर्क आ रहे हैं, इसके भी संपर्क थे। 3 बार ये पाकिस्तान जा चुका है। तो ऐसे में लगातार धरपकड़ जारी है। बीते कल भी एक युवक की गिरफ्तारी हुई थी जो पंजाब के तरन तारण का ही रहने वाला था, जिसे लाखों रुपए यहाँ पर आईएसआई और पाकिस्तानी जो खुफिया एजेंसी है उनकी तरफ से दिया जा रहा था। और देखिए हम बड़ी संख्या में देख रहे हैं कि यूट्यूबर जो है, ज्यादातर संदिग्ध हम जो देख रहे हैं वो यूट्यूबर निकल रहे हैं। तो ये जो यूट्यूबर हैं वो किस तरीके से जो है जानकारी आईएसआई को भेजते हैं, क्या लिंक है? देखिए जिस तरीके से पुलिस की तरफ से जांच पड़ताल की गई, चाहे ये ब्लॉगर हो यूट्यूबर हो, उनकी तरफ से जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर कवरेज के नाम पर वो जाते हैं। वहां पर चाहे धार्मिक स्थल हो या सैन्य से जुड़े संस्थान हो, वहां पहुंचकर वहां की फुटेज अपने यूट्यूब चैनल में वो डालते हैं और उसी के जरिए कहीं ना कहीं जो पाक सेना है उसे वो उस वीडियो को भेजते हैं ताकि किसी को शक ना हो। लेकिन जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद केंद्रीय एजेंसियों की तरफ से ये अलर्ट जारी किया गया कि पाकिस्तान के लिए जासूस करने वाले लोग स्थानीय लोग हैं। उसके बाद जो धरपकड़ है लगातार यहाँ पर जारी हुई है। और ये अभी तक जांच पड़ताल में पता चल पाया है कि जो सैन्य संस्थान है वहां पर कवरेज के नाम से वो जाते हैं, चाहे धार्मिक स्थल हो या रेलवे स्टेशन हो, ऐसी जगह पर ये पहुंचते हैं। वहां पर वो फुटेज इकट्ठी कर कर अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते हैं। साथ ही साथ जो आईएसआई खुफिया एजेंसी है पाकिस्तान की, उसे भी वो भेजते हैं और उसके बदले में उन्हें लाखों रुपए देते हैं। और बीते कल तरन तारण की जिस युवक की गिरफ्तारी हुई है उसकी जांच में अभी तक ये भी पता चल पाया है कि उसे लाखों रुपए तो दिए जा रहे थे, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो यहाँ पर सैन्य कार्यवाही हो रही थी, जो ब्लैकआउट का समय यहाँ पर तय किया जा रहा था, मॉक ड्रिल का समय जो तय किया गया था और ब्लैकआउट कब होना है, क्या दिशा निर्देश सरकार और प्रशासन जारी कर रही है, उसकी अपडेट देखिए पाकिस्तान को दी जा रही थी। तो ऐसे में अब इन जासूसों की धरपकड़ जारी है। माना जा रहा है कि आने वाले बड़ी गद्दारी जो है वो बड़ी संख्या में संदिग्धों के हाथ से जो है नजर आई है और भारत को इस पर कड़ा एक्शन लेने की जरूरत है। ईशा आपके पास वापस लौटूंगी। राघवेंद्र, देखिए तमाम खबरों पर हम बात करते हैं और यूपी सरकार की तरफ से तमाम पहले की गई हैं, तमाम सराहनीय कदम उठाए गए हैं, उन पर विस्तार से हम चर्चा करते हैं, बड़ी खबरों को हम देखते हैं। लेकिन देखिए एक खबर मैंने देखी थी जिसमें मदरसों को लेकर वो खबर थी, जिसमें यह था कि जो उनकी तालीम है वो तो दी ही जाएगी, लेकिन हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस जो है वो भी अनिवार्य कर दिया गया है। इसका कितना बड़ा असर आप देख रहे हैं? बिल्कुल भारती, जिस तरह से पीएम मोदी 2014 में केंद्र की सत्ता में आए उसके बाद से उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि मदरसों में अब एक हाथ में कंप्यूटर होगा और एक हाथ में कुरान होगा। ऐसा नहीं चलेगा कि आप सिर्फ मौलवी बनाएंगे मदरसों में और जिहादी बनाएंगे। जिस तरह की बातें सामने आई, जिस तरह से मदरसों में निकले छात्र, जिस तरह से एक तरह से कहा जाए कि गलत संगत में आकर या गलत शिक्षा पा करके जिस तरह की गतिविधियों में उनकी संलिप्तता देखने को मिलती थी, उसके मद्देनज़र भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार लगातार प्रयासरत थी कि एनसीईआरटी के पैटर्न पे इन मदरसों में भी शिक्षा दी जाएगी। इनकी जो मान्यता दी जाती है उसके मानक तय किए जाएंगे। अब ऐसा नहीं होगा कि जिसको जब जहां मन करेगा मदरसा चलाने की छूट ले लेगा, इजाज़त ले लेगा। तो एक तरह से नियम कठोर बनाए गए। नियम कठोर बनाने के पीछे एक ही मंशा है कि सबको एक समान शिक्षा दी जाए। अगर एनसीईआरटी की किताबें सरकारी विद्यालयों में चल रही हैं तो वो मदरसों में भी चलें और वहाँ के भी बच्चे सिर्फ उर्दू ही न पढ़ें बल्कि संस्कृत भी पढ़ें, अंग्रेजी भी पढ़ें। उनके हाथ में अगर कुरान हो तो उनके हाथ में कंप्यूटर भी हो, लैपटॉप भी हो। तो सरकार की सराहनीय योजना है। हालांकि चंद लोग जो अपनी दुकान चलाते हैं मदरसा के नाम पे, उन्होंने आपत्ति जरूर जाहिर की है और वो बार बार इसको बरगलाने की बात करते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी मंशा
स्पष्ट कर दी है, अपने इरादे बता दिए हैं कि अब इन मदरसों को चलाने के लिए जो आपको छूट मिलती थी अब नहीं मिलेगी। आपको नियम कायदे से ही इसकी मान्यता लेनी होगी। यहाँ अध्यापकों की जो नियुक्ति होगी वो भी नियम के तहत होंगे और यहाँ जो शिक्षा दी जाएगी एनसीईआरटी पैटर्न पे ही दी जाएगी, जहाँ पे आप उर्दू तो पढ़ाइए ही पढ़ाइए, साथ में संस्कृत भी पढ़ाइए, अंग्रेजी भी पढ़ाइए, ज्योग्राफी भी पढ़ाइए, अन्य विषय भी पढ़ाइए। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि बिल्कुल देखिए राघवेंद्र, योगी सरकार का जो संदेश है वो हमेशा से साफ रहा है। मदरसों को लेकर पहले हिदायत दी गई थी और देखिए अब तो हम देख भी रहे हैं किस तरीके का कार्रवाई जो है वो हो रही है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। वहीं खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तमाम राज्य और शहरों की बड़ी खबरों की चर्चा हम लगातार कर रहे हैं और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जम्मू कश्मीर से अजहर हुसैन जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। अजहर, जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूं तो क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ बड़ी खबरें यहाँ पर? देखिए, जम्मू कश्मीर की और सबसे बड़ी खबर की ओर बात करें, वो प्राइम मिनिस्टर जो है नरेंद्र मोदी जी का विजिट जो 4 जून तक जो जम्मू कश्मीर का जो विजिट है और उसके बारे में जो है हतमी शक्ल और उसके साथ साथ जो सिक्योरिटी सिनेरियो है वो लिया जा रहा है। तो आपको बता दूं कि जो प्राइम मिनिस्टर का जो विजिट है वो 6 जून को जम्मू पहुंचेंगे। वो जम्मू एयरपोर्ट से सीधा वो कटरा जाएंगे, जहां पे वंदे मातरम जो ट्रेन है उसको हरी झंडी दिखाएंगे और तकरीबन 42 यानी 42 जो है साल के बाद ये जो है ख्वाब पूरा होने जा रहा है और ये ट्रेन जो है कटरा से बारामूला की ओर जाएगी। और ये रूटीनली, जिस तरीके से हम कल भी बात कर रहे थे, अगर कोई भी आपातकाल होती है नेशनल हाईवे 44, जब भी कोई हैवी स्नोफॉल होती है या लैंडस्लाइड होती है, तो उस समय भी इस रेल पे जो है स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। और इसके साथ साथ अगर हॉर्टिकल्चर से कोई भी एपिसोड होता है, हाल ही में जो फर्स्ट क्रॉप ऑफ द कश्मीर जो चेरी होती थी, तो उसको भी लेकर जो हाल ही में जो एक जो ट्रेन जो स्पेशल ट्रेन जो कटरा से सीधा जो है मुंबई के लिए चलाई गई, तो कहीं ना कहीं ये जो ट्रेन है ये कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के लिए एक शहरत से कम नहीं होगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बार बार जो नेशनल हाईवे 44 पे जो है बाधाएं होती थी और उस बाधाओं की वजह से जो है अक्सर बेशतर जो है मुसाफिरों को, पर्टिकुलरली जो बिजनेसमैन है, उनको काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। फिलहाल इसमें जो है हतमी शक्ल दी गई है, सिक्योरिटी सिनेरियो का जो है पूरा फाइनलाइज किया गया है। कल भी जो है एलजी मनोज सिन्हा ने पूरी तरीके से जो सिक्योरिटी सिनेरियो का जो रिव्यू है वो लिया है। अभी की स्थिति यह है कि जम्मू के कई एक क्षेत्रों में जो है पुलिस छावनियों में तब्दील कर दिया गया है। तमाम जितने भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पे जो है मजीद जो है सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो बढ़ा दी गई है और उसके साथ साथ जो फ्रिस्किंग के साथ साथ काफी सारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस की जो मजीद तैनाती है वो पूरे जम्मू के अंदर आप देख सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर हम घाटी की बात करें, घाटी में एक बड़ा जो फैसला है वो आज सामने आया, वो इस प्रकार से कि अमरनाथ यात्रा जो है स्टार्ट होने जा रहा है। तो इसके पेश नजर जो है एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से जो दक्षिणी कश्मीर का जो अनंतनाग है, क्योंकि यात्रियों का जो जत्था है वो इसी अनंतनाग से होते हुए पहलगाम के रास्ते जो है वो जाएगा। और साथ ही साथ ये एडवाइजरी जारी कर दी गई है और ये नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है कि वीपीएन जो है उसको यहाँ पे बैन कर दिया गया है 2 महीने के लिए। और इससे पहले अगर हम देखेंगे कि वीपीएन को कहां पे जो है बैन कर दिया, कश्तवाड़ के इलाके और राजौरी के कई एक जो एलओसी के सटीक वाले इलाके थे वहां पे भी इस वीपीएन को जो है बैन कर दिया गया, क्योंकि वीपीएन की मदद से जो है सोशल मीडिया का सहारा लिया जाता है और जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो वीपीएन के थ्रू ही अपने जो है दुश्मनों तक पहुंचाई जाती है। तो इस वीपीएन को फिलहाल जो है 2 महीने के लिए स्थगित कर दिया गया है। यहाँ पे उस पे पूरी तरीके से बैन लगा दिया गया है और साथ ही साथ नोटिफिकेशन में यह भी बताया गया है कि अगर किसी भी व्यक्ति को इस वीपीएन को इस्तेमाल करते हुए पकड़ा गया तो उसको जो है कानून के दायरे में लाया जाएगा और उसको जो है सख्ती से निपटा जाएगा। फिलहाल अपडेट यह है कि एक तरफ से जो है प्राइम मिनिस्टर जो है वो जम्मू वारिद होंगे। जम्मू में वो कटरा पे जो है वंदे मातरम जो ट्रेन है उसका इनॉग्रेशन करेंगे और साथ ही साथ जो है फाइनलाइज जो अमरनाथ यात्रा है इसकी भी हरी झंडी मिलने जा रही है और इसकी भी जो तैयारियां हैं वो जोश और खरोश से देखने को मिल रहा है। दूसरी बात, अगर आप वेदर के हवाले से बात करें तो वेदर लगातार हम देख रहे हैं कि घाटी में जो है दिन ब दिन जो हालांकि तपती हुई धूप से जो लोगों को तो निजात मिली, लेकिन दूसरी जानिब से जो शाम के समय या दिन के कहीं एक इलाकों में, अगर हम सेंट्रल कश्मीर की बात करें, नॉर्थ कश्मीर की बात करें, साउथ कश्मीर की बात करें, हर एक क्षेत्र में जो है ओलावृष्टि की वजह से काफी सारे जो खड़ी फसलें हैं उनको नुकसान हुआ है।
दक्षिणी कश्मीर के शोपियान इलाके में काफी सारे जो भावुक वीडियो है वो सोशल मीडिया पे वायरल हुए हैं, जिनमें साफ तौर पे जो ग्रोवर्स है, किसान है, वो रोते हुए नजर आ रहे हैं और साफ तौर पे जो है सरकार से एक बार फिर अपील की है। और इसके साथ साथ जो बाकी सारे फेडरेशन है, एप्पल ग्रोवर्स फेडरेशन है या बाकी सारे स्थान है जो किसान के हित में काम कर रहे हैं, एक बार फिर उन्होंने सरकार से गुहार लगाई है कि वो इनको जो है क्रॉप इंश्योरेंस के दायरे में लाया जाए। हालांकि लास्ट ईयर भी जब ओलावृष्टि हुआ था, काफी सारे इलाकों में जो है इसको लेके काफी सारे खड़े फसलों को जो है नुकसान हुआ था। बाद में एक असेसमेंट चलाई गई एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से और उनको जो है मुआवजा दिया गया। लेकिन इस बार ग्रोवर्स का मानना है कि जब मुआवजा दिया गया वो साल का 1000 या 2000, जो कि एक वीक से कम नहीं है। इस बार उन्होंने पूरी तरीके से सरकार से, पर्टिकुलरली जो जम्मू कश्मीर की सरकार है, उमर अब्दुल्ला की सरकार है, उनसे अपील की है कि उनको जो है क्रॉप इंश्योरेंस के दायरे में लाया जाए और ताकि जो किसान की जो बढ़ती हुई जो महंगाई है या बढ़ती हुई जो परेशानी है उसमें राहत की सांस ले। तीसरी बड़ी खबर की ओर अगर हम बात करें कि दिल्ली के जो एक आरटीआई, जो डॉक्टर राम बाबू ने एक आरटीआई दर्ज किया गया था, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे उसका जो वापस जो जवाब आया, जिसमें उन्होंने पाया कि तकरीबन 20 जो डॉक्टर्स है और वो डॉक्टर्स जो है फॉरेन टूर पे गए थे 2 महीने के लिए और उनपे 1.9 करोड़ का जो है खर्चा आया था, जो साफ तौर पे जो फार्मा कंपनी है उन्होंने वो खर्चा उठाया था। बाद में एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से, दिल्ली के प्रशासन की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी होती है और ये नोटिफिकेशन जारी होती है कि किसी भी जो एमआर है यानी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को हॉस्पिटल के अंदर जाने की इजाजत नहीं होगी। हाँ, ये जरूरी है कि जब डॉक्टर के पास कोई ड्यूटी ना हो, जब वो रेस्ट में है, ठीक है अजहर, मतलब तमाम बड़ी खबरें जो हैं उस पर प्रकाश आपने डाला। आपके पास वापस लौटूंगी। हमारे साथ हमारे अयोध्या के ब्यूरो चीफ प्रशांत शुक्ला भी जुड़ गए हैं लाइव, और इसी के साथ साथ हमारे साथ उपेंद्र सिंह राणा जो हैं वो देहरादून से लाइव जुड़ गए हमारे साथ। सबसे पहले प्रशांत, आपके पास आते हुए, क्योंकि देखिए अयोध्या में हम देख रहे हैं कि राम मंदिर की दूसरी बार प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, क्या तैयारियां आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो पर? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो राम मंदिर का दूसरी प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, कहीं ना कहीं 3 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है। जो 3 दिवसीय कार्यक्रम है प्राण प्रतिष्ठा का, जिसमें प्रथम तल जो ऊपर का तल है वो बनकर तैयार हुआ, उस पर राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। साथ ही साथ बाकी जो परकोटे हैं, करीबन जो सप्तमी ऋषि की मूर्तियां लग रही है, वही अगर बात किया है तो आज दूसरा दिन है। तो दूसरा दिन जब 2 तारीख से शुभ मुहूर्त से स्टार्ट हो गया था, कहीं ना कहीं देखने को मिला पहले दिन जो 2 तारीख को शाम को कलश यात्रा लेकर महिलाएं भ्रमण कराते हुए राम मंदिर में पहुंची, जिससे उसका अभिषेक हुआ। वहीं अगर कल की बात किया तो कल उसका अनुष्ठान शुरू हो गया था, पूजा पाठ शुरू हो गई थी। अगर बात किया जाए आज की, तो आज जो है प्रतिमाओं की पूजा की जा रही है, फलवास किया जा रहा है, अन्नवास किया जा रहा है, और कहते हैं औषधि वास किया जा रहा है। बताया चाहेंगे आपको, जो अन्नवास है कहीं ना कहीं फलों में जो प्रतिमाएं हैं, मूर्तियां प्राचीन बनकर तैयार है, उनको उसमें फल में रखा जाएगा। वही अन्न दिवास जो होता है, अन्नों के बीच में उसको रखा रहता है, जिससे अन्न की जो शक्तियां जो उसमें हो, मूर्तियों में, प्रतिमा कहीं ना कहीं शक्ति आए। वहीं अगर बात की औषधि वास की, तो औषधि से स्नान कराना और हवन पूजन कराना, ये सभी चीज, चाहे वो राम दरबार हो गए, राम दरबार के अलावा जो परकोटे में जो मंदिर मूर्तियां स्थापित हो रही हैं, चाहे वो गणेश जी की हो गई, हनुमान जी की हो गई और अन्नपूर्णा माता की हो गई, इस सभी चीज की तैयारी जोरों शोरों से चली। वहीं अगर बात की 3 दिवसीय कार्यक्रम प्राण प्रतिष्ठा का है, तो इसको लेकर अयोध्या में कहीं ना कहीं खुशी, उत्साह, जोश देखने को मिला। कल इसी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद पहुंचेंगे, करीबन 11:20 से लेकर 11:45 तक शुभ मुहूर्त में इसकी प्राण प्रतिष्ठा होकर, पूजा पाठ होकर, आम जनमानस जो है कहीं ना कहीं 2 बजे के बाद दर्शन करने उसमें पहुंच चुकेगा। अगर वहीं बात की इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, तो कहीं ना कहीं आईजी साहब से और एसएसपी जो यहाँ के हैं ग्रोवर जी से बात किया गया, तो उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है, प्रॉपर बैरिकेटिंग की गई है कि एक तरफ से अगर राम मंदिर दर्शन करने श्रद्धालु जा रहे हैं, चाहे और भी जो प्राचीन मंदिर अयोध्या में है, चाहे वो हनुमानगढ़ी हो गया, कन्या भवन सरकार हो गया, दशरथ महल हो गया, और भी मंदिर है, एक तरफ से बैरिकेटिंग है, जिस तरफ से श्रद्धालु दर्शन करने आ रहे हैं उस पीछे दर्शन करके पीछे आराम से निकले, उनको किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। वहीं अगर बात की गर्मी को देखते हुए, तो गर्मी को देखते हुए कहीं ना कहीं इनके लिए प्रॉपर नगर निगम द्वारा भी सुविधाएं दिएगा, चाहे पानी की सुविधा हो गई, बाकी कहीं ना कहीं भंडारे भी सुविधा की जा रही है। ठीक है प्रशांत, आपके पास वापस लौटूंगी। और देखिए सवाल तो ये भी है कि कोरोना को देखते हुए भी क्या गाइडलाइंस जो है वो जारी की गई है, क्या ध्यान रखा जा रहा है, उसी सवाल के साथ आपके साथ वापस लौटूंगी। लेकिन उपेंद्र, आपके पास आते हुए, देखिए अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो क्या बड़ी खबर है?
देखिए भारतीय अगर उत्तराखंड की अगर बात करें तो आज धामी कैबिनेट की एक बड़ी बैठक है जिसमें जो 11 बजे जो है ये शुरू होनी है, यानी कि शुरू हो चुकी है। तमाम मंत्रियों और अधिकारियों का आना जो है सचिवालय में शुरू हो चुका है और कुछ ही देर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में जो है ये बैठक होनी है और आज कई सारे बड़े प्रस्तावों पर जो है वो मोहर लग सकती है, जिसमें सबसे जो बड़ा प्रस्ताव जो माना जा रहा है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर। जिस तरीके से हम कल भी बात कर रहे थे कि जिस तरीके से जो पंचायती राज विभाग की ओर से एक पत्र जो राजभवन में भेजा गया था उसमें जिस तरीके से कार्यकाल को बढ़ाने की बात जिस तरीके से की गई थी, उसमें जो प्रशासकों का जो कार्यकाल है वो अब खत्म हो चुका है और अब जल्द से जल्द सरकार को चुनाव कराना है। ये बड़ी चुनौती सरकार के सामने है क्योंकि संवैधानिक संकट जो है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। तो आज कैबिनेट बैठक में जो है इस पर चर्चा हो सकती है और सरकार जो है इस पर जो है आज निर्णय ले सकती है और यह भी कर सकती है कि माना यह भी जा रहा है कि हो सकता है कि सरकार आज कैबिनेट में जिस तरीके से विशेष सत्र जो की मांग जो है वो कर सकते हैं, विधानसभा में एक दिन का विशेष सत्र जो है वो कर सकती है जिसमें जो संशोधन विधेयक है उसको जो है वहां पर पारित करने के बाद जो है कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। हालांकि उम्मीद ये जताई जा रही है कि सरकार जो है कुछ फैसला जो है आज पंचायती राज को लेकर जो है वो जरूर आज लेंगे और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो है वो जल्द संपन्न हो उसको लेकर बड़ा निर्णय जो आज कैबिनेट बैठक में ले सकते हैं। दूसरी जिस तरीके से रायपुर क्षेत्र में जिस तरीके से जो निर्माण और जमीन खरीदने को लेकर जो रोक थी उसको हटाने को लेकर भी आज कैबिनेट में जो है एक बड़ा निर्णय जो है धामी सरकार जो है वो ले सकती है। तो आज इसी तरह से कई सारे बड़े प्रस्तावों पर जो है वो आज निर्णय होगा, कई बड़े प्रस्ताव पर जो है मोहर लग सकती है। तो आज धामी कैबिनेट पर सभी की निगाहें जो है वो टिकी होगी, खासतौर पर जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जो काफी लंबे समय से नहीं हो रहे हैं। 6 महीने का कार्यकाल बढ़ाने के बावजूद भी अभी सरकार जो है स्पष्ट रुख नहीं अपना रही है कि कब तक जो है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होंगे, उसको लेकर जो है एक बड़ा निर्णय आज कैबिनेट में हो सकता है। वहीं दूसरी बड़ी खबर की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से उत्तराखंड में लगातार मौसम जो है वो करवट बदल रहा है और आज भी प्रदेश के कई हिस्सों में जिस तरीके से सुबह से भारी तेज बारिश जो है वो देखने को मिल रही है। मौसम विभाग का मानना है कि आज भी प्रदेश के देहरादून, पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग, उधम सिंह नगर और जिस तरीके से बागेश्वर, पिथौरागढ़ और नैनीताल इन जनपदों में जो है भारी से भारी बारिश होने की संभावनाएं जो है वो जताई गई है। उसके साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी आशंका जो है मौसम विभाग ने जताई है। जिस तरीके से अगर बात की जाए तो सुबह से ही देहरादून में जो है लगातार बारिश हो रही है और अभी भी लगभग 2 बजे तक जो है भारी बारिश का अलर्ट जो है, येलो अलर्ट जो है मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया। मौसम विभाग का मानना है कि दोपहर 2 बजे तक जो है प्रदेश के कई हिस्सों में भारी तेज बारिश होने की संभावनाएं है और जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि लगातार बारिश होने के चलते जो है तापमान में भारी गिरावट जो है वो देखने को मिल रहा है और पहाड़ी इलाकों में जिस तरीके से बारिश हो रही है ऐसे में वहां पर जो है हल्की सी ठंडक जो है वो देखने को मिल रही है। कई जगहों पर जो है जिस तरीके से फिर से गर्म कपड़े जो है वो लोगों ने पहनना शुरू कर दिए हैं, यानी कि ये कह सकते हैं कि किस तरीके से तापमान में गिरावट जो हो रही है ऐसे में मैदानी क्षेत्रों में भी इसका साफ तौर पर असर जो है वो देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग का मानना है कि अभी भी प्रदेश के कई हिस्सों में 6, 7 और 8 जून को जो है काफी बारिश होने की संभावना है और 10 और 12 जून के करीब जो है उत्तराखंड में मानसून जो है वो पूर्ण तरीके से दस्तक देना शुरू कर देगा। यानी कि ये माना जा रहा है कि इस बार जो है काफी बारिश जो है वो देखने को मिलेगा क्योंकि जो अप्रैल और मई का जो महीना रहा है इसमें 60% से ज्यादा जिस तरीके से बारिश इस बार देखने को मिली और ऐसे में अब जो जून और जुलाई का जो महीना होगा इसमें भी अच्छी खासी बारिश जो है वो यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो मौसम विभाग का मानना है कि सभी को अलर्ट पर रहने के दिशा निर्देश जो है वो दिए गए हैं और साथ ही खासतौर पर जो 4 धाम यात्रा पर जाने वाले जो रूट हैं वहां पर सभी को अलर्ट पर रहने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। तीसरी बड़ी खबर की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से पूरे देश में कोरोना का प्रकोप जो है वो देखने को मिल रहा है तो वहीं देहरादून में भी 3 मरीज जो है वो कल देहरादून में मिले हैं। देहरादून क्षेत्र के जिस तरीके से 2 महिला और 1 पुरुष जिस तरीके से कोरोना संक्रमित जो है वो पाए गए हैं, हालांकि उनको आइसोलेटेड जो है वो कर दिया गया है और उनका इलाज जो है वो चल रहा है। जिस तरीके से तमाम स्वास्थ्य विभाग जो है पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर जो है वो दिखाई दे रहा है।
ठीक है, स्वास्थ्य लगभग विभाग का हर ये मानना प्रदेश है की स्थिति कि जो है वो इसी कोरोना की तरीके की रफ्तार बनी भले हुई ही है। तेज उपेंद्र ना आपके हो, पास वापस लेकिन लौटूंगे। अजहर आपके पास आते हुए देखिए, जम्मू कश्मीर से कटरा के लिए जो इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री मोदी करने वाले, हरी झंडी जो ट्रेन को दिखाने वाले हैं, क्या ये इस बात का संदेश है कि आप चाहे कुछ भी कर लीजिए लेकिन जम्मू कश्मीर रुकने वाला नहीं है, उसकी प्रगति रुकने वाली नहीं है? क्या ये एक बड़ा संदेश जो है प्रधानमंत्री मोदी देना चाह रहे हैं? देखिए भारती, जिस तरीके से मैं बात कर रहा हूं, तकरीबन 40 साल के बाद जो है इस पे 40 सालों से ये जो है प्रक्रिया चल रही थी कि कश्मीर के लिए, घाटी के लिए जो है एक ट्रेन चलाई जाएगी, जो कि हालांकि NH-44 पे जिस तरीके से मैंने पहले ही बात की कि काफी सारे बाधाएं होती थी जब सर्दियां होती थी, पर्टिकुलरली जब स्नोफॉल होती थी, तो NH-44 जो है अक्सर बेशतर बंद रहती थी, जिसमें काफी सारे जो है व्यक्ति जो है वो मारे गए हैं ड्यू टू एक्सीडेंट और ड्यू टू लैंडस्लाइड, और काफी सारा जो नुकसान है वो होता था। और उसके बाद में आज तकरीबन जो है 40 साल के बाद ये जो है ये ट्रेन चलने जा रही है। हालांकि काफी सारे डेट भी हम पिछले साल भी देख रहे थे कि काफी सारे डेट मिल रहे थे कि इस डेट पे इसकी हरी झंडी मिलेगी, लेकिन जाहिर सी बात है कि जब आज ये हरी झंडी मिलेगी और जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी वहां से होते हुए राजौरी के एक बड़े से पुल, जो रेलवे का जो एक बड़ा पुल है, वहां पे उसका निरीक्षण करेंगे और उसके साथ साथ वहां पे जो है कर्मचारी है उनसे भी बात करेंगे और उसके साथ साथ एक अवामी रैली से भी खिताब करेंगे। कहीं ना कहीं इस जो है इस दौरे के बाद में ये भी आशंका लगाई जा रही है कि घाटी के लोगों के लिए एक सौगात जो है वो मिलने जा रही है। एक तो ट्रेन की सूरत में कुछ बड़ा और भी कुछ ऐलान होने जा रहा है। हालांकि जम्मू क्षेत्र को पूरी तरीके से जो है सिक्योरिटी जोन में तब्दील कर दिया गया है, जगह जगह पे जो है फ्रिस्किंग वगैरह वो की जा रही है, लेकिन इसके साथ साथ जो हमारे पास जो रिपोर्ट्स पहुंचे हैं कि इस ट्रेन के अलावा जो ही कभी आपातकाल होती है या जरूरत पड़ने पर जो है एक्स्ट्रा ट्रेनें भी चलाई जाएगी, पर्टिकुलरली हॉर्टिकल्चर से या बिजनेस के रिलेटेड, और इस पे जो है माल गाड़ियां भी चलाई जाएगी, वो भी आने वाले समय में, क्योंकि अभी इस पे पूरी तरीके से पुष्टि नहीं हो पा रही है रेलवे अथॉरिटीज की ओर से, लेकिन इस पे प्रक्रिया चल रही है कि मालगाड़ी भी चलेगी और उसके साथ साथ जो बाकी या इमरजेंसी गाड़ियां हैं। हालांकि हमने जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, जब सारे जवानों की जो छुट्टियां हैं वो कैंसिल कर दी गई, तो उस समय भी एक स्पेशल ट्रेन जो है दिल्ली से श्रीनगर के लिए चलाई गई थी। तो इसी प्रकार से जब भी कोई आपातकाल होगी, जब भी कोई इमरजेंसी होगी, तो इस ट्रेन को उसी समय जो है चलाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर का ये दौरा जो है एक तरफ से हम ये मानेंगे कि एक सौगात है घाटी के लिए, पूरे जम्मू कश्मीर के लिए, और जो 40 साल के बाद एक ख्वाब जो है वो पूरा होने जा रहा है। तो इसको लेके भी आम लोगों में जो है काफी खुशी की लहर जो है वो दौड़ रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपके पास वापस लौटूंगी। प्रशांत, आपके पास आते हुए देखिए, आप बता रहे थे कि तमाम बातों का जो है वो ध्यान रखा गया है, उसमें देखिए कोरोना पर भी जरा प्रकाश डालिएगा कि उसको देखते हुए क्या कुछ चीजें जो है वो ध्यान में रखी गई हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसा कि भारत में कोरोना के केस कहीं ना कहीं बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, वहीं अगर बात की अयोध्या में, तो अयोध्या में प्रभु श्री राम के दर्शन करने देश विदेश से लोग पहुंच रहे हैं। उसी को लेकर कहीं ना कहीं यहाँ प्रॉपर निगरानी की जा रही है, किसी प्रकार की कोई असुविधाएं लोगों में ना हो, चाहे अयोध्या वासी हो चाहे बाहर के लोग हैं। उसको देखते हुए यहाँ पे जो मेडिकल की टीम है पूरी अलर्ट है, कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा बेड्स के लेकर, सिलेंडर्स को लेकर उस लेकर पहले तैयारी शुरू की है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर राम मंदिर को लेकर हर जगह से लोग दर्शन करने आ रहे हैं। इसीलिए अगर बात किया है तो अभी उन साफ तौर पर कहना है सीएमओ का कि इसी प्रकार की कोई भी ऐसे चीजें ना फैलाएं जिससे लोगों में एक दुर्भावना या कोई ऐसी चीजें दिक्कतें हैं। बाकी अयोध्या में भी ऐसा कोई केस नहीं आया कोरोना को लेकर। अगर वही बात की अयोध्या की और बड़ी खबरों, तो अयोध्या की और बड़ी खबरों में आज आपको बताना चाहेंगे, एलॉन मस्क जो एक्स के सीईओ हैं, उनके पिताजी कहीं ना कहीं आज अयोध्या दर्शन करने आ रहे हैं। 1 तारीख से 6 तारीख से वो भारत आए हुए थे बिजनेस मीटिंग को लेकर। वहीं अगर बात की आज की, तो आज 12:30 बजे दिल्ली से अपनी चार्टर प्लेन से वो अयोध्या के लिए रवानगी करेंगे और अयोध्या करीबन 1:45 पे अयोध्या पहुंचेंगे। और अयोध्या आने के बाद वो कहीं ना कहीं अपने चार्टर प्लेन से आने के बाद पूरी सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ वो प्रभु श्री राम के दर्शन करने से पहले हनुमान जी के दर्शन करेंगे, कनक भवन सरकार का दर्शन करेंगे, महल दर्शन करेंगे और उसके बाद राम मंदिर का दर्शन करेंगे। राम मंदिर दर्शन करने वक्त करीबन आधे घंटे से ज्यादा राम मंदिर में रहेंगे, राम मंदिर में निरीक्षण करेंगे, जो कार हुआ उसको भी कहीं ना कहीं देखते हुए दिखाई देंगे।
बिल्कुल, देखिए प्रशांत, बड़ी अहम जानकारी आपने दी है। और देखिए विदेशी मेहमान जो हैं वो बड़ी मात्रा में भारत आते हैं, और ये देखिए इस बात से हर कोई वाकिफ है, और सनातन के प्रति जो उनका प्रेम नजर आता है वो तो सभी ने देखा है। महाकुंभ के चलते हमने कितनी सारी तस्वीरें जो है वो देखी थी, और एक बार फिर से ऐसा लगता है कि जब दूसरी बार प्राण प्रतिष्ठा होगी तो कुछ इसी तरीके की तस्वीरें जो फिर से देखने को मिलेंगी अयोध्या से। आपके पास वापस लौटूंगी प्रशांत। उपेंद्र, आपके पास आते हुए, देखिए तमाम बातों पर हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो दो बड़ी खबरें हैं, पहली खबर जमीन घोटाले को लेकर और दूसरी खबर पंचायत चुनाव को लेकर। पंचायत चुनाव पर हमने चर्चा जो है वो कर ली थी। जमीन घोटाले की अगर मैं बात करूं तो कहां तक विजिलेंस की जांच पहुंची है? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से जो हरिद्वार में जो जमीन घोटाले का मामला है उसमें जिस तरीके से कल मुख्यमंत्री ने बड़ा फैसला लिया और 12 अधिकारियों को जिस तरीके से सस्पेंड किया, और उसके बाद से विजिलेंस को जो है अब जांच सौंप दी गई है, और विजिलेंस जो है अब अपनी कार्रवाई जो है वो शुरू उन्होंने कर दी है। पूछताछ का दौर जो है अब शुरू होगा। तमाम उन अधिकारियों से जो है वो पूछताछ जो है वो की जा रही है। वित्त विभाग से लेकर तमाम अधिकारियों से पूछताछ जो है वहां पर होगी। नगर निगम के जो वित्त विभाग के जो अधिकारी हैं उनकी सबसे ज्यादा संदेहप्रस्त जो है उनकी वो पाए गए हैं। उनके द्वारा जिस तरीके से जो है वित्त में सबसे ज्यादा लापरवाही जो है वो पाई गई है, उनसे जो है सबसे ज्यादा पूछताछ जो है अब विजिलेंस की ओर से जो है वो की जाएगी। साथ ही जो पूर्व में जो नगर निगम के जो आयुक्त रहे हैं जो चौधरी, उनसे जो है पूछताछ जो है विजिलेंस की ओर से जो है वो की जाएगी, क्योंकि सबसे बड़ी वित्त की ओर से जो लापरवाही और जो गड़बड़ियां ज़्यादातर जो हुई है वो उन्हीं के द्वारा जो है सबसे ज़्यादा की गई है। हालांकि जिस तरीके से कर्मेंद्र जो जिलाधिकारी हैं थे उनको उनसे भी पूछताछ होगी। साथ ही जो एसडीएम है वहां पर अजयवीर सिंह, उनसे भी पूछताछ जिस तरीके से की जाएगी, क्योंकि उनके द्वारा जिस तरीके से वहां पर निरीक्षण किया गया। बार-बार इस मामले में ये कह रहा है कि विभागीय अधिकारियों की तो संलिप्तता है ही, वो तो सामने आ ही रही है, लेकिन कहीं ना कहीं विभागीय मंत्रियों की भी संलिप्तता है, क्योंकि बिना उनकी संलिप्तता के इतना बड़ा कांड नहीं हो सकता है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए बिल्कुल, कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं करण मेहरा, उन्होंने कल ही इस बात को लेकर सवाल उठाया कि यह तो ठीक है कि मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से अधिकारियों को सस्पेंड किया, उन पर कार्रवाई की जा रही है, विजिलेंस को जो है वो जांच सौंपी गई है, लेकिन सबसे बड़ी जो बात उनके द्वारा भी की गई है कि आखिर इन अधिकारियों के पीछे उनके बड़े आका कौन हैं, जो इनके जिनकी सह में जो है इतना बड़ा घोटाला, इतना बड़ा राजस्व का नुकसान जो है सरकार को पहुंचाने की कोशिश जो है वो की जा रही थी। कौन वो सफेद पोस्ट नेता है जो जिनके दम पर जो है इस तरीके से बड़ी कार्रवाई जो है उनके द्वारा की जा रही थी। इतना बड़ा घोटाला जो है, भ्रष्टाचार दिन दहाड़े जो है वो किया जा रहा था, उसको लेकर जो है जरूर उन्होंने सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। अब देखना यह होगा कि विजिलेंस की जांच कहां तक पहुंचती है, किस तरीके से विजिलेंस जो है वो जांच करती है, और जिन जिन अधिकारियों के नाम सामने आए हैं वो अधिकारी किन किन के नामों का उजागर करते हैं, किस तरीके से उसमें जो है लापरवाही जो है अन्य लोगों के द्वारा भी की गई होगी। साथ ही साथ उन अधिकारियों के साथ साथ कौन और अन्य अधिकारी होंगे, विभाग के कई सारे कर्मचारी जो है इसमें सम्मिलित होंगे। इन तमाम चीजों की परत जब खुलेगी उसके बाद जो है बेनकाब होने के बाद ये साफ हो जाएगा कि इस पूरे घोटाले में, पूरे भ्रष्टाचार के घोटाले में कई सारे अधिकारी जो हैं वो सम्मिलित हो सकते हैं। जिलाधिकारियों के साथ साथ ये भी हो सकता है कि कई बड़े सचिव जो है इसमें शामिल हो, और कई सारे सफेद पोस्ट नेता जो है, जो हरिद्वार के जो बताए जा रहे हैं कि हरिद्वार के कई सारे सफेद पोस्ट नेता भी इसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि जिनके सह पर जो है इतना बड़ा घोटाला, इतना बड़ा भ्रष्टाचार जो है अधिकारी जो है वो कर रहे थे। हालांकि मुख्यमंत्री की ओर से जिस तरीके से साफ तौर पर कह दिया गया है कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर जो है हम काम कर रहे हैं, और जो भी भ्रष्टाचारी होगा उनको जो है बख्शा नहीं जाएगा, उन पर जो है कड़ी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। इसलिए जो है विजिलेंस को जांच सौंप दी गई है, और विजिलेंस के द्वारा जैसी रिपोर्ट सरकार को सौंपती है उसके बाद जो है कार्रवाई को जो है वो और आगे जो है वो बढ़ाया जाएगा। यानी कि फिलहाल अगर देखा जाए तो अब विजिलेंस जिस तरीके से कल उनको जांच सौंप दी गई है, इससे पहले जिस तरीके से रणबीर चौहान जिस तरीके से इस पूरे मामले की जांच कर रहे थे, उन्होंने जैसी रिपोर्ट सौंपी और रिपोर्ट में जिस तरीके से 3 बड़े अधिकारियों के नाम सामने आए, उसके बाद जो नगर निगम के तमाम जो वित्त से जुड़े हुए अधिकारी थे उनके जिस तरीके से नाम आए, तो ये माना जा रहा है कि अब जब विजिलेंस अपनी जांच करेगा तो कई सारे बड़ी मछली जो है इसमें फंस सकती है। उसको लेकर भी अब काम जो है वो सरकार और विजिलेंस को करना है। तो देखना ये होगा कि किस तरीके की रिपोर्ट जो है अब विजिलेंस जो है सरकार को सौंपती है।
बिल्कुल अजहर, आपके पास वापस लौटते हुए देखिए अजहर, जम्मू कश्मीर में अगर देखा जाए तो उमर अब्दुल्ला सरकार जो है वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार से ताल मिलाते हुए चलती नजर आ रही है ज्यादातर मामलों में। इस पर छोटा सा कमेंट करिएगा। देखिए, वाकई तौर पे अगर हम घाटी की बात करें, पूरे जम्मू कश्मीर की बात करें, तो डबल इंजन सरकार तो है यहाँ पे। एक तरफ से उमर अब्दुल्ला की सरकार, दूसरी जानिब से एलजी। हालांकि इसके बीचों बीच जब हम आम लोगों में जाते हैं, आम जनजीवन में जाते हैं, आम जनता के पास जाते हैं, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि इस डबल इंजन सरकार से उनको कोई खास जो है वो फायदा नहीं मिल पा रहा है। हालांकि उन्होंने बारहा जो है, जब भी कोई मसला होता है, जब सीएम चीफ मिनिस्टर के पास चले जाते हैं तो वो उसको जो ये बोलता है कि हमारे पास पावर नहीं है, एलजी के पास जाते हैं तो वो बोलता है हमारे अख्तियार में नहीं है। हालांकि हम देख रहे हैं कि रिसेंटली जो डिलीवेजर्स का, यहाँ पे मुलाजमीन का, काफी सारे जो मुलाजमीन है उनका मसला पड़ा हुआ है। चाहे जम्मू क्षेत्र में हमने देखा कि जोरदार प्रदर्शन कल भी किया उन्होंने। हालांकि काफी सारे जो भावुक वीडियो है वो सामने आए, जिसमें उनको साफ तौर पर कहना है कि उनका वेतन नहीं मिल रहा है, काफी सारे सालों से उनको रेगुलाइज नहीं किया जा रहा है, जिसमें मिड डे मील से लेके आशा वर्कर से चलिए लेके ठीक है काफी अजहर, सारे तमाम सारी समस्याएं जम्मू कश्मीर में जरूर है, लेकिन तमाम सारे सपने भी पूरे होते हुए हम देख रहे हैं। तो आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। और देखिए फिलहाल जो है खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन हम इस सेगमेंट में, खास सेगमेंट में राज्य और शहरों की विशेष खबरों पर ज्यादा चर्चा करते हैं। लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए नेटवर्क 10।